हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। तो आपको सबको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रीएम्बल है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन का आईडी कार्ड बोलते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक इक्वली इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है जिसको हम कभी भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते। तो उसी के बारे में आज हम उसके पूरी तरह डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए और इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नेम है, आप इसे ईज़िली जाके सर्च कर वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम इसमें है क्या, तो ये इससे प्रीएम्बल से रिलेटेड ज़्यादातर सारे फैक्ट मैं इसमें कवर कर लूँगा। एम लक्ष्मीकांत बुक से आया हुआ है पूरा का पूरा। जो ये लेक्चर है एम लक्ष्मीकांत बुक का है, और एम लक्ष्मीकांत बुक कितनी इंपॉर्टेंट है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है हर एग्ज़ाम के लिए जिसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी जीके का क्वेश्चन आता है, जीएस का क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो प्रीएम्बल है क्या। N.A. पालखीवाला, ये एक लॉयर है, बहुत बड़े लॉयर हैं। उन्होंने क्या कहा है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसे, प्रीएम्बल को। ठीक है, प्रीएम्बल कैसे लाया गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन कर लीजिएगा। कैसे लाया गया था, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ड्राफ्ट किया गया था पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू से, और अडॉप्ट किया गया था और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, और अमेंड सिर्फ एक बार हुआ है, कब हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का, जिसने 3 नए वर्ड्स, कौन से, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये ऐड किए थे। ये क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कौन लाया था, ठीक है, कौन से एक्ट में ये प्रीएम्बल अमेंड हुआ था, और कौन कौन से नए वर्ड इसमें ऐड हुए थे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें ज़रूर एक बार लिख लीजिएगा और रिवाइज करते रहेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं, तो प्रीएम्बल है क्या। प्रीएम्बल ये है आपके सामने, एज इट इज़ प्रीएम्बल जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजोल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and the unity of and integrity of the nation. In our constituent assembly this 26th day of November 49 डू हेयर बाय अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना शुरू करता हूँ मैं इसमें आपका। पहली बात तो ये कि इंग्लिश में, अब आप कई लोग पूछ रहे हो इंग्लिश में क्यों है, हिंदी में क्यों नहीं। जो आपका पूरा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ था ना, वो इंग्लिश में ही लिखा गया है और हैंड रिटन है, मतलब वो टाइप नहीं किया गया था, वो हाथों से लिखा हुआ था। ठीक है, तो अब एक डेट इम्पोर्टेंट है, 26 नवंबर 1949। ये मैं यहाँ पे नहीं, पिछले पेज पे बताता हूँ आपको। ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था ना, कौन सा, ये वाला, ये जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आया था ये कब आया था, 26 नवंबर 1949। इसी दिन ये अडॉप्ट हुआ था, कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कौन लेके आया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन से अमेंडमेंट एक्ट से अमेंड हुआ था, 1976 के 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और 3 नए वर्ड कौन से, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। याद रखने वाली बात, यही इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, यही प्रीएम्बल में लिखा हुआ भी है। तो इसमें हमने क्या लिया है, क्या ये आपको समझ में आ गया। इसमें हमने कहा है कि हमारा जो कंट्री है वो एक सॉवरन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है। अब कई लोग इसमें यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सेक्युलर कब ऐड किया गया है, ये रहा, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी कब, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। तो मतलब उससे पहले हमारा कंट्री सेक्युलर नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ कि नहीं, पहले हमारा कंट्री पहले से ही सेक्युलर था। हमारा कंट्री पहले से ही सेक्युलर था। कैसे, ये तो बस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसे नाम दिया गया है। ठीक है, पर सेक्युलर पहले से ही था। कैसे, आर्टिकल 25 से 28 वाले आपने देखे, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर इतना फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, रिलीजियस फ्रीडम, अगर इतनी फ्रीडम हमें मिली हुई है, किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, तो ये किसी एक रिलीजन पे बाइस्ड कंट्री तो नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हमारा सेक्युलर कंट्री तो पहले से ही था, सिर्फ नाम बाद में मिला है।
ठीक है, हमारे यहाँ पे जस्टिस होगा, कौन सा, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस। लिबर्टी होगी थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। यहाँ पे भी देखो वर्शिप की और फेथ बिलीफ की हमें लिबर्टी मिली है, तो ये भी ये भी सेक्युलरिटी को ही दर्शाता है हमारी। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये भी सेक्युलरिटी को ही दर्शाता है, किसी एक धर्म विशेष को हम कोई भी स्टेटस या अपॉर्चुनिटी एक्स्ट्रा नहीं देंगे। ठीक है, और फ्रेटर्निटी भाईचारा, फ्रेटर्निटी होता है भाईचारा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसे आप हो सके तो एक बार पढ़ लीजिए और मेजरली से याद ही रखना अच्छा होता है, क्योंकि कई एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये वर्ड इससे पहले आएगा, ये वर्ड इसके बाद आएगा, इस तरीके से। ठीक है, अब प्रीएम्बल्स के बारे में, इंग्रेडिएंट्स क्या है प्रीएम्बल्स में के, मेन कंपोनेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो प्रीएम्बल स्टेट क्या करता है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो अथॉरिटी लेता है पीपल ऑफ इंडिया से। वी द पीपल ऑफ इंडिया, फर्स्ट लाइन इसी से स्टार्ट होता है ना। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, नेचर डिक्लेयर करता है। तो पहले तो सबसे पहले क्या बताता है कि ये अथॉरिटी किसके ऊपर है कॉन्स्टिट्यूशन की, पीपल ऑफ इंडिया के ऊपर। ठीक है, दूसरा नेचर क्या है, हमारे स्टेट कैसा है, सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पॉलिटी है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये इसके ऑब्जेक्टिव है। और डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है, 26 नवंबर 1949। ये चारों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छा होगा आप इन्हें नोट कर लें, याद तो कर ही लीजिएगा। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं, दूसरा पॉइंट इसे आप दूसरा पॉइंट मान सकते हैं। ठीक है, दूसरा नहीं बल्कि दूसरा तो ये था, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। अब कीवर्ड्स क्या हैं, जैसे सोवरन कंट्री है, सोवरन का मतलब क्या है कि एक डिपेंडेंट कंट्री नहीं है, ना ही डोमिनियन है, ये ये क्या है, ये संप्रभु कंट्री है, इसे सोवरन को बोलते हैं, संप्रभुता, सोवरेनिटी को, संप्रभुता। ठीक है, तो ये किसी भी देश का गुलाम नहीं है, या आज़ाद देश है, और इस देश के ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है, ये अपने अफेयर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए फ्री है। ठीक है, सोशलिस्ट क्या है, ये भले ही ये टर्म 42nd अमेंडमेंट में ऐड किया गया है, पर सोशलिस्ट कंटेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहले से था। कैसे, डीपीएसपी, जो कि हमने किससे लिए थे, आयरलैंड से। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डीपीएसपी पार्ट 4 में है, किससे, 36 से लेके 52 आर्टिकल तक, किस कंट्री से लिए थे, आयरलैंड से। ठीक है, ये डीपीएसपी के बारे में था। ये नॉन एनफोर्सेबल है, कोर्ट के द्वारा आप कोर्ट में जाके ये कह नहीं सकते कि डीपीएसपी का पालन नहीं हो रहा। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन है किसके लिए, इंस्ट्रक्शन टू गवर्नमेंट। ठीक है, ये डीपीएसपी के बारे में था सब। ठीक है, ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी ने फिर से 1955 में अवधि सेशन में बोल दिया था कि हम सोशलिस्ट पैटर्न रखेंगे सोसाइटी का। ठीक है, सेक्युलर, ये सेक्युलर भी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है, पर उससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने 1974 में कह दिया था कि सेक्युलर स्टेट वो एक्सप्रेसली मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो कहना चाहता है उससे समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेक्युलर है, जो कि हमारा करता है आर्टिकल 25 to 28, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये साफ साफ दिखाता है कि हमारा कंट्री सेक्युलर है पहले से ही, सिर्फ ये वर्ड ऐड हुआ है, सेक्युलर पहले से ही है हमारी कंट्री। डेमोक्रेटिक, ये 11 ऐसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, ये प्रीएम्बल में है, और ये डेमोक्रेटिक ही सबसे पॉपुलर है सोवर्निटी का। ठीक है, डेमोक्रेसी दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में पीपल एक्सरसाइज करते हैं जैसे सुप्रीम पावर, कैसे, वो अपने वोट से डायरेक्टली चूज करते हैं। ठीक है, जैसे स्विट्ज़रलैंड में, वहाँ पे क्या होता है, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइड। ठीक है, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, इसमें क्या होता है, जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है इसमें पीपल ही रूल करते हैं, उसमें पीपल से पूछा जाता है डायरेक्ट कि आपको यहाँ पे ऐसे करना। हर जो भी बिल पास होगा उसमें पीपल, जो नॉर्मल लोग हैं, जो कंट्री के सिटीजन हैं, उनकी मर्जी जाननी जाएगी। ये 4 तरीके होते हैं, रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइड। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो पीपल हैं, जो कंट्री के सिटीजन हैं, वो चूज़ करते हैं एक इंसान को, जो कि सुप्रीम पावर्स को एक्सरसाइज करता है। ठीक है, उनके रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे,
और लॉ बनाता है। ऐसी ये इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसे ही इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। डायरेक्ट में तो क्या है, हर चीज़ पीपल होते हैं जो सिटीजन होते हैं, और इनडायरेक्ट में क्या है, क्या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल होते हैं। ये बात समझ में आ गई। ये स्विट्ज़रलैंड में है और ये इंडिया में है। दो तरह की होती है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। प्रेसिडेंशियल कहाँ है, अमेरिका में। पार्लियामेंट्री कहाँ है, इंडिया और ब्रिटेन में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। रिपब्लिक भी दो तरीके के होते हैं। एक तो मतलब डेमोक्रेटिक पॉलिटी को दो तरीके से बांटा जा सकता है, मोनार्की और रिपब्लिक। मोनार्की के मतलब, मोनार्की में क्या होता है कि हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो एक किंग या क्वीन होता है, जैसे ब्रिटेन में है। पर रिपब्लिक में क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट हमेशा इलेक्ट होता है, जैसे इंडिया में है या फिर यूएसए में है। ठीक है, और वो एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। जो ये है मोनार्की में किंग और क्वीन है, वे हमेशा के लिए ही किंग और क्वीन रहते हैं फॉर लाइफ लॉन्ग पीरियड। ठीक है, अब जस्टिस, प्रियम्बल में जस्टिस को तीन फॉर्म में बांटा गया है। कौन सा, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ठीक है, जो बहुत सारे प्रोविजंस के वजह से सिक्योर है, उस किस चीज़ के, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के। ठीक है, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, किसी भी चीज़ को करने से रोका ना जाए किसी इंडिविजुअल को, पर उसे अपॉर्चुनिटी और डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी भी दी जाए, इसे हम क्या बोलेंगे, लिबर्टी। ठीक है, आगे चलते हैं। इक्वेलिटी क्या है, इसमें देखिए इक्वेलिटी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इक्वेलिटी मतलब किसी भी बंदे को स्पेशल प्रिविलेज ना मिले, किसी भी सेक्शन को सोसाइटी के। ठीक है, और किसी को अपॉर्चुनिटीज़ की कमी ना हो। तो इसलिए प्रियम्बल क्या करता है, प्रियम्बल सिक्योर करता है कि हर सिटीज़न को इंडिया के इक्वेलिटी मिले, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की। ठीक है, ये तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, सिविक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इक्वेलिटी। और ये फंडामेंटल राइट्स में भी दिखाई जाता है। ठीक है, इक्वेलिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब्स, और एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, तो ये था हमारे सिविक राइट्स, सिविक जो हमारे सोसाइटल राइट्स हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल इक्वेलिटी को बढ़ाने के लिए भी दो हमें वो दिए गए हैं आर्टिकल्स। क्या, मैं इसे साफ कर देता हूँ। क्या कि इलेक्टोरल रोल्स में से किसी भी बंदे को या किसी भी इंडिविजुअल को नहीं निकाला जाएगा, तो उसके रेस, कास्ट और सेक्स के ग्राउंड पे। ठीक है, या रिलीजन के। तो एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन का ग्राउंड ये है, आर्टिकल 15 के अंडर ही आता है ये भी, इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 325 में। ठीक है, और इसी तरीके से उसके साथ कोई वो नहीं होगा अगर वो स्टेट असेंबली में गया है, तो 326 में, तो मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी तरीके से। आर्टिकल 325 में क्या, वोट देने से, वोट सब दे सकते हैं। 326 क्या, इलेक्शन लड़ने से। ठीक है, और डीपीएसपी 39 में क्या होता है कि मैन और वुमन को इक्वल राइट मिलेंगे और इक्वल पे मिलेगा, इक्वल वर्क का। अगर उन्होंने काम बराबर किया तो ऐसा नहीं कि वुमेन को कम पे मिलेगा। ठीक है, ये कौन सिक्योर करता है, डीपीएसपी का आर्टिकल 39। आर्टिकल 325 क्या है और 326 क्या है, ये आपको पता चल गया। 14, 15, 16, 17, 18 क्या है, ये पता चल गया। ठीक है, ये इक्वेलिटी को डिफाइन करते हैं। आगे चलते हैं। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी है का मतलब है ब्रदरहुड। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 55A, 51A, तो ये क्या प्रमोट करता है, हार्मनी और स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। ठीक है, ये आपको पता चल गया। ये भी डीपीएसपी का ही एक पार्ट है। क्या आर्टिकल 51 है, क्योंकि डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है, 36 से 52 तक। ठीक है, ये ओरिजिनली 10 थी, और जो 11th ऐड की गई है वो कब की गई है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का। इसीलिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट को क्या कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ये लिख लीजिए, लिखने वाले क्वेश्चन है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये लिए कहाँ से गए हैं, यूएसएसआर से। क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, ओरिजिनली ये 10 थी, बाद में एक ऐड हो गई किसमें, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से।
अब सिग्निफिकेंस क्या है, प्रियम्बल की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इसमें कई लोगों ने कहा है कि के.एम. मुंशी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने क्या कहा, प्रियम्बल क्या है, होरोस्कोप ऑफ अवर सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। उन्होंने होरोस्कोप कहा है हमारे रिपब्लिक का। पंडित ठाकुर दास भार्गव, वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे, उन्होंने भी प्रियम्बल को मोस्ट प्रेशियस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, या फिर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ज्वेल सेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत सारे वो हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को, वो प्रियम्बल को कहा गया है, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा। प्रियम्बल पार्ट कब हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, एक केस हुआ था बेरुबारी वर्सेस यूनियन केस 1960 में। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल दिखाता है जनरल पर्पस जो बिहाइंड द सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो क्या है, की टू माइंड ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये भी केस इंपॉर्टेंट रखना है कि प्रियम्बल क्या दिखाता है। प्रियम्बल एक तरीके से क्रक्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का क्रक्स या समरी है, क्रक्स या समरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है प्रियम्बल, ठीक है। क्रक्स क्या होता है, समरी होता है एक तरीके से। और इन केशवानंद भारती केस, बेरुबारी का, बेरुबारी यूनियन केस पता चल गया आपको। केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज़ ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस, और कॉन्स्टिट्यूशन जो पढ़ा जाएगा वो एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की लाइट, वो प्रियम्बल की लाइट में पढ़ा जाएगा, लाइट ऑफ द ग्रैंड एंड नोबल विजन एक्सप्रेस्ड बाय प्रियम्बल। अब LIC ऑफ इंडिया केस भी हुआ था 1995 में, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। अब अमेनेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडेड हो सकता है, तो आर्टिकल 368, ये मैंने आपको बताया था आर्टिकल 368, इसमें लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे अमेंड करा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। ये भी आप लिख लीजिए, जितने आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ इसमें सब इंपॉर्टेंट, आप सब लिख लीजिएगा। क्योंकि अगर आप ऐसे याद करने बैठेंगे कि पहले में ये था, दूसरे में ये था, तो मान लीजिए आप 50-90 तक याद कर भी पाए, उसके बाद भूल जाएंगे। पर अगर आप ऐसे पढ़ेंगे कि बीच में से कोई कोई आर्टिकल जो इंपॉर्टेंट है वो याद कर रहे हैं, तो आपको भले ही सारे आर्टिकल याद ना हो, पर जो इंपॉर्टेंट है वो आपसे छूटेंगे नहीं, ठीक है। इसलिए, और अब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक ही बार अमेंडेड हुआ है, कब, 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, जिससे सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो प्रियम्बल के लिए बस इतना ही है आपके, और थैंक यू, आप यहाँ तक बन रहे हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय। और अगली ऐसी आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।